अस्सलाम वालेकुम। आज हम CC 3.1 चैप्टर 18 के पेज 7 में इसकी जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जो समरी है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं वो ऊपर ये चेक करेंगे और उसके बाद उसका मेथड है और उसके बाद उसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीलिंग प्रोसेस की। द स्टील इज़ हीटेड अबव इट्स अपर क्रिटिकल टेम्परेचर्स and soaked for 1 hour and for the every 25 mm of the thickness for every 25 mm of thickness. The furnace is then turned off and the steel is remaining inside the furnace to cool. This produces a large or coarse grain structure that is soft and ductile but has very low toughness. यहाँ तक इसको देखते हैं। तो जो अनीलिंग का जो प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं कि स्टील को फर्नेस में जो है वो डालने के बाद इसको जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसको जो है वो हीट किया जाता है और फिर इसको जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है सोकिंग की जाती है। और जो सोकिंग का टेम्परेचर ये है कि 1 घंटे के लिए इसको जो 25 mm थिकनेस के लिए जो इसको तो 1 घंटे के लिए इसकी जो 25 mm की जो थिकनेस है इसको कैलकुलेट करते हैं। मसलन अगर 2 घंटे है तो 50 मिलीमीटर होगी और इसी तरीके से अगर कहीं मिड वे में है तो उसी के मुताबिक इसको जो कैलकुलेशन करके इसको हीटिंग का जो टेम्परेचर है वो दिया जाता है। द फर्नेस इज देन टर्न ऑफ और उसके बाद जो फर्नेस को ऑफ कर दिया जाता है और जो स्टील को जो फर्नेस में ही इसको जो कूल करते हैं। दिस प्रोड्यूस ए लार्ज और कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर दैट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल बट वेरी लो टफनेस। तो स्टील को फर्नेस में ही उसको कूल करते हैं और उसकी वजह से उसके लार्ज और कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं और इसमें इसकी जो सॉफ्टनेस और जो डक्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और इसकी जो टफनेस है वो लो हो जाती है। मतलब इसको जो है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसको जो है वो गर्म करते हैं और फिर इसको सोकिंग टेम्परेचर दिया जाता है और फिर जो फर्नेस है उसको ऑफ करने के बाद जो स्टील है फर्नेस में ही उसको जो है वो कूल करते हैं और फर्नेस में कूल करने की वजह से उसमें जो लार्ज और कोर्स ग्रेन जो स्ट्रक्चर है वो बन जाते हैं और उससे इसकी जो सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी कम हो जाती है और इसकी जो टफनेस है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो लास्ट में हम यूज टू मेक स्टील सॉफ्ट एंड डक्टाइल। मतलब अनीलिंग में इसका जो मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो सॉफ्ट और डक्टाइल नेचर में आ जाती है। तो अभी हम नॉर्मलाइजिंग में देखते हैं। द स्टील इज हीटेड अबव इट्स अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एज इन अनीलिंग एंड सॉल्ट फॉर द 1 hour फॉर एवरी 25 mm थिकनेस। और जो स्टील को जो है वो और स्टील को फर्नेस में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसको जो हीट किया जाता है और हीट करने के बाद इसको जो सोकिंग टेम्परेचर है जैसे कि अभी हमने इस पे डिस्कस की है उस पे सोकिंग टेम्परेचर जो अप्लाई किया जाता है और वंस द सोकिंग टाइम हैज़ elapsed Once the soaking time has elapsed, the steel is removed from the furnace to cool in still air. और जब सोकिंग टाइम जो गुजर जाता है तो उसके बाद फर्नेस से स्टील को रिमूव कर दिया जाता है और हवा में इसको जो है वो ठंडा करते हैं और नॉर्मल आबो हवा में इसको जो है वो ठंडा किया जाता है। प्रोड्यूस ए स्मॉलर और फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर दैट हैज़ हाई टफनेस एंड स्ट्रेंथ। और इससे जो इसके जो ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा फाइन हो जाते हैं और इससे इसकी जो स्ट्रेंथ और टफनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है और इससे जो इसकी जो डक्टिलिटी और जो सॉफ्टनेस है वो और इससे इसकी जो डक्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो यूज टू मेक स्टील टफर एंड स्ट्रॉन्गर। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से इसकी जो स्टील है वो टफर और स्ट्रॉन्गर हो जाती है। मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ और टफनेस इंक्रीज हो जाती है और इसकी जो डक्टिलिटी और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो कम हो जाती है। तो नंबर 3 में ये हार्डनिंग प्रोसेस है, इसको क्विंचिंग प्रोसेस भी कहते हैं। द स्टील इज हीटेड अबव इट्स अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एज इन अनीलिंग एंड सॉल्ट फॉर 1 hour फॉर एवरी 25 mm ऑफ थिकनेस। और स्टील को जो फर्नेस में जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में इसको जो हीट किया जाता है और हीट करने के बाद इस पे सोकिंग जो टाइम है जितना भी उसकी थिकनेस है उसके मुताबिक उसको जो है वो टाइम दिया जाता है और जब सोकिंग टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद उसको स्टील से रिमूव कर दिया जाता है और फिर जो है डायरेक्टली उसी किसी वाटर ऑयल या ब्राइन में उसको जो डायरेक्टली उसको डिप किया जाता है उसको ठंडा करने के लिए। प्रोड्यूस ए फाइन ग्रेन मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर दैट हैज़ वेरी हाई हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ तो डक्टिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो विद वेरी लो टफनेस। यहाँ तक इसको देखते हैं और इससे जो इसके मार्टेनसाइट बन जाते हैं
और इससे इसके जो फाइन ग्रेन बन जाते हैं और जो मार्टेनजाइटिक स्ट्रक्चर है उसमें हाई हार्डनेस और स्ट्रेंथ आ जाती है और इससे इसकी जो डक्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन इसकी जो टफनेस है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। यूज टू मेक मीडियम और हाई प्लेन कार्बन एंड मोस्ट लो अलाइ स्टील। और ये आमतौर पर जो प्लेन कार्बन स्टील और लो अलाइ स्टील पे जो हार्डनिंग प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो ऑलरेडी कम होते हैं और जो कम कार्बन है वो हार्डनिंग प्रोसेस के लिए अकोमोडेट करते हैं। अगर हम किसी हाई अलाइ मेटल पे हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्रैकिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारे अलाई होते हैं और ये जो अलाई हैं मेटल को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देते हैं। तो टेम्परिंग द स्टील इज़ रीहीटेड आफ्टर हार्डनिंग, और जब मेटल को हार्ड कर दिया जाता है तो उस वक्त उसको रीहीट किया जाता है, जिसे हम टेम्परिंग भी कहते हैं। एंड द बैलेंस ऑफ द हार्डनेस टू टफनेस इज एडजस्टेड एज द टेम्परेचर्स इज इंक्रीज फ्राम 220 सेंटीग्रेड टू 723 सेंटीग्रेड तक। और टेम्परिंग का मतलब जो बैलेंस करना है, और इसका जो टेम्परिंग का जो टेम्परेचर रेंज है वो 220 से 723 सेंटीग्रेड पर जो है वो किया जाता है, और इससे जितनी भी इसकी हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है और इसकी जो टफनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। 723 सेंटीग्रेड ऑल मार्टेनजाइट हैज़ बीन टेम्पर्ड, रिमूविंग द ब्रिटलनेस एंड रिटर्निंग द टफनेस एंड सम डक्टिलिटी। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इस टेम्परेचर पे जितने भी उसके जो मार्टेनजाइट हैं इसमें हार्डनेस और ब्रिटलनेस होती है वो जो बैक हो जाते हैं और इसकी जो टफनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। द स्टील हैज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू द रिटेन फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इफ नॉट हीटेड अबव 723 सेंटीग्रेड। The steel has high tensile strength due to the retain the fine grain structure if not heated above 723 सेंटीग्रेड। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इस स्टील में बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ और टफनेस होती है, क्योंकि इसमें फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, और अगर इसको 723 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ऊपर अगर इसको हीट नहीं कर दे तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और इसकी जो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है वो सेम उसी तरह रहते हैं। तो यूज टू रीबैलेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मली हार्डनेस स्टील। यूज टू रीबैलेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मली हार्डनेस स्टील। तो थर्मली हार्डनिंग प्रोसेस की वजह से जो स्टील को जो रीबैलेंस करने के लिए टेम्पर किया जाता है। तो नंबर इसका जो 5 में स्ट्रेस रिलीविंग है, द स्टील इज हीटेड। तो नंबर 5 में स्ट्रेस रिलीविंग है, द स्टील इज हीटेड टू ए टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द स्टील बीइंग हीट ट्रीटेड। तो स्टील को हीट किया जाता है एक मखसूस टेम्परेचर पे, और ये डिपेंड करता है कि मटेरियल को कितना हीट करना है। और plastic flow of the stress is increased as the temperature rises, leaving the log in elastic strain. Plastic flow of the stresses increases as the temperature rises, leaving the log in elastic strain. तो इसमें use after welding to relieve the trapped elastic stresses caused through expansions and contraction forces. तो इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है प्रीहीटिंग है। तो उसमें द स्टील इज हीटेड टू टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द स्टील बीइंग हीट ट्रीटेड बट नॉर्मली लेस देन 350 सेंटीग्रेड। तो स्टील को प्रीहीट किया जाता है, डिपेंड करता है कि स्टील को हीट ट्रीटमेंट उसको कितना करना है, और नॉर्मली इसको जो 350 सेंटीग्रेड पे जो इसको हीट किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मार्टेनजाइट एंड फॉलो टाइम टेम्परेचर फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द H2 एंड फॉलो टाइम टेम्परेचर्स फॉर द डिफ्यूजन ऑफ H2 हाइड्रोजन। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसके जो मार्टेनजाइट है इसको स्प्रेस कर दिया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि इसका जो टाइम टेम्परेचर है इतनी इसमें जो है वो हाइड्रोजन को डिफ्यूज करना है। तो यूज टू कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्रैक्स, आल्सो यूज टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन फोर्सेस। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसमें हाइड्रोजन को कंट्रोल किया जाता है, और इसके अलावा इसमें जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के जो इफेक्ट हैं उसको भी कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 18.7 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।